अध्याय 54। जियोशान। जियोमिंग, जो एल्डर हुओ के निवास से निकल चुका था, कार्यालय भवन में गया। उसने प्रशिक्षक जीहू को पाया जो उसके कार्यालय में था। उसने उसे अपनी वापसी की खबर बताई। जब उसने देखा कि जियोमिंग सुरक्षित लौट आया है, तो जीहू बहुत खुश हुआ और उसे आराम करने और कल की इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता के लिए तैयार होने के लिए कहा। जियोमिंग ने बार बार सिर हिलाया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जियोमिंग ने सुबह साधना में बिताई। अगले दिन जियोमिंग नहा धोकर अपने निवास से इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता स्थल की ओर चल पड़ा। रास्ते में जियोमिंग ने जियानान अकादमी की वर्दी पहने कई युवक युवतियों को उसी सड़क पर देखा, जिनमें से प्रत्येक के चेहरे पर उत्साह और खुशी के भाव थे। ये स्पष्ट था कि वे इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में बहुत रुचि रखते थे, खासकर वे नए छात्र जो अभी अभी जियानान अकादमी में दाखिल हुए थे। यह इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता देखने का उनका पहला मौका था, और हालांकि वे भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन वे पूरे महाद्वीप से प्रतिभाओं से मिल सकते थे और उन्हें देख सकते थे, इसलिए उनके चेहरे पर होने वाले टूर्नामेंट से प्रत्याशा की झलक दिखाई देने वाली थी। चचेरा भाई जियाओ मिंग, जो चल रहा था, ने अचानक एक ईमानदार आवाज वाली आवाज सुनी और अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसने देखा कि उसके पास ही मोटे कंधों और गोल कमर वाला एक लड़का मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जियाओ शान था, जियाओ परिवार का एक सदस्य जो जियाओ मिंग के साथ जियानान अकादमी आया था। न केवल जियाओ मिंग ने आवाज सुनी, बल्कि अन्य छात्रों ने भी इसे सुना और चारों ओर देखा। जियाओ मिंग, क्या ये जियानान अकादमी का पहला प्रतिभाशाली जियाओ मिंग है? इस जियाओ मिंग के अलावा क्या कोई और जियाओ मिंग है? मैंने सुना है कि सीनियर जियाओ मिंग ने 2 साल के लिए अकादमी में प्रवेश लिया था और उसकी साधना पहले से ही कई पुराने सीनियर से आगे निकल गई थी, और उसकी कीमिया कौशल भी तीसरे स्तर पर पहुंच गई है। सीनियर जियाओ मिंग इस साल इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता जीतने के लिए भी सबसे बड़ा पसंदीदा है। वह कहाँ है? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। जल्दी से मुझे दिखाओ कि वह कैसा दिखता है। वह वही है, टोपी वाला। अपने आसपास के छात्रों की प्रतिक्रिया पर आंख मूंद कर जियाओ मिंग रुक गया और जियाओ शान के आने का इंतजार करने लगा, और दोनों साथ साथ चलने लगे। चचेरे भाई जियाओ शान, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे अकादमी में इतनी जोर से मत बुलाओ? जियाओ मिंग ने असहाय मुस्कान के साथ कहा। जियाओ शान, उसके चचेरे भाई, जियाओ मिंग को पहले उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ज्यादा संपर्क के बाद जियाओ मिंग को पता चला कि जियाओ शान कई बार काफी भोला था। जियाओ मिंग खुद भी दूसरों से अलग दिखना पसंद नहीं करता था, इसलिए जब भी वह बाहर जाता था तो अक्सर टोपी पहनता था, लेकिन जो लोग उसे जानते थे, उनके लिए टोपी न पहनना कोई अलग बात नहीं थी। जियाओ शान अक्सर उसे एक नज़र में पहचान लेता था और दूर से ही उसका नाम पुकारता था। जब जियाओ शान उसे नाम से पुकारता था, तो उसे कुछ समय के लिए दूसरों का ध्यान आकर्षित करना पड़ता था। जियाओ मिंग ने एक बार जियाओ शान को सलाह दी थी कि वह उसे सार्वजनिक रूप से जोर से न पुकारे। यह नहीं कहा जा सकता कि यह काम नहीं आया। जियाओ शान ने उसे थोड़ी दूरी से पुकारा, लेकिन फिर भी वह जोर से पुकारा। जियाओ मिंग इस बारे में सिर्फ असहाय महसूस कर सकता था। दरअसल जियाओ शान का ये चरित्र उनकी पहली मुलाकात में ही झलकता था। उस समय जियाओ शान ने भी उसका नाम बहुत जोर से पुकारा था, मानो उनके इस चरित्र को दर्शाते हुए। प्रारंभिक स्वीकारोक्ति से उनका मूल रूप से आनुपातिक शरीर 2 साल से भी कम समय में बाघ की पीठ वाले एक मांसल व्यक्ति में बदल गया। ओह, मैं अगली बार ध्यान दूंगा, मोटे जियाओ शान ने अपना सिर रगड़ा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियाओ शान की भोली भाली शक्ल देखकर जियाओ मिंग ने अपनी आंखें घुमाई लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय पूछा, क्या तुमने इस बार इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता के लिए साइन अप किया है? नहीं, मेरी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। चयन टूर्नामेंट में शीर्ष 50 में प्रवेश करने का थोड़ा सा मौका पाने के लिए कम से कम 5 सितारा डू मास्टर की आवश्यकता होती है। मैं अभी भी इससे बहुत दूर हूँ। जियाओ शान ने अपने चेहरे पर हार के भाव के साथ जवाब दिया। जियाओ मिंग मुस्कुराया और जियाओ शान के दायरे को समझने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया। 9 सितारा डू प्रैक्टिशनर। वास्तव में ये बहुत बुरा था। जियानान अकादमी में जियाओ शान की प्रतिभा को उत्कृष्ट नहीं माना जाता था, और ये तथ्य कि वह 2 साल में 9 सितारा डू शिष्य से 9 सितारा डू अभ्यासी बनने में सक्षम था, ये सब जियाओ मिंग द्वारा उसे बहुत सारे संसाधन दिए जाने का परिणाम था। अन्यथा क्षेत्र और भी कम हो सकता था। बेशक जियाओ शान अभी केवल 18 वर्ष का था,
और 18 वर्ष की उम्र का 9 सितारा डो अभ्यासी जियामा साम्राज्य में एक असाधारण अस्तित्व था, और यदि जियाओ शान जियाओ परिवार में लौटने का फैसला करता है तो उसे भी प्राथमिकता प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सिर्फ इतना था कि इसका थोड़ा प्रशिक्षण जियानान अकादमी के प्रशिक्षण जितना अच्छा नहीं था। जियानान अकादमी में बाहरी अकादमी में केवल 3 साल की कक्षाएं होती हैं। यदि आप इस बार आंतरिक अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो आपको अपना ग्रेड दोहराने के लिए आवेदन करना होगा। आपको वर्ष दोहराने के लिए बड़ी राशि तैयार करनी होगी। क्या आपने इसकी तैयारी कर ली है, या आप वापस जाना चाहते हैं? क्या तुम अपने परिवार को अपने माता पिता के साथ रहने के लिए कहोगे? मैं अकादमी में रहना चाहता हूँ, सिवाय इसके कि मेरे माता पिता सिर्फ साधारण कबीले के सदस्य हैं और उनकी साधना का स्तर अभी मेरे जितना ऊंचा नहीं है, इसलिए हमारे पास धन की कमी है। हालांकि मेरे पिता ने कबीले से धन के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि धन की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखकर कि जियाओ शान के पास एक योजना थी, जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ और कहने का इरादा नहीं किया। अगर जियाओ शान ने जियाओ परिवार में लौटने का फैसला किया तो ये केवल यही कहा जा सकता था कि वह दूरदर्शी था। अच्छी बात यह थी कि हालांकि जियाओ शान थोड़ा भोला था, लेकिन वह वास्तव में मूर्ख नहीं था और जानता था कि उसे अपने भले के लिए क्या करना है। जहां तक जियाओ शान के माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था, वह भी यह जानता था। उसने जियाओ शान को ये कहते हुए सुना था कि उसके माता पिता कबीले के सदस्य थे जो आयु समारोह के दौरान 7 सितारा डू शिष्य साधना क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए थे और उन्हें पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए भेजा गया था। स्वाभाविक रूप से वे अमीर नहीं हो सकते थे। मूल रूप से जियाओ मिंग ने प्रायोजित करने की योजना बनाई थी उसे थोड़ा सा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह जरूरी नहीं था। जियो परिवार अभी भी वह पैसा प्राप्त कर सकता था। ठीक है, इस इन अकेडमी चयन प्रतियोगिता के बाद चचेरे भाई जियो मिंग, आपको इन अकेडमी में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? अचानक जियो शान ने अपने चेहरे पर ईर्ष्या के साथ पूछा। हे, मुझे सक्षम होना चाहिए। जवाब में जियो मिंग ने इनकार नहीं किया। ओह, तब तक मैं बाहरी अकादमी में अकेला रह जाऊंगा, जियो शान ने अनिच्छा से कहा। फिर कड़ी मेहनत करो और मैं आंतरिक अकादमी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जियो परिवार के सदस्यों के जियानान अकादमी में होने के इस मामले पर बात करते हुए जियो मिंग को भी अवाक होना पड़ा। पूरे जियो परिवार से केवल 2 लोग, जियो मिंग और जियो शान, जियानान अकादमी में थे। जियो मिंग के अलावा जियो शान अपने आयु वर्ग में अकेला था। ऐसा नहीं है कि जियो शान की ही उम्र की जियो परिवार की पीढ़ी अच्छी नहीं थी, फिर भी जियो डिंग था जो जियो शान से 1 साल बड़ा था, और जियोली जो उससे 1 साल छोटा था। इन दोनों लड़कों में अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन जियो मिंग को नहीं पता था कि वे जियानान अकादमी क्यों नहीं आए। जियो मिंग जियो यान के 2 बड़े भाइयों के चयन पर अवाक रह गया। क्या ये बर्बादी नहीं थी? अगर वे दोनों जियानान अकादमी में आ गए होते तो वह कबीले के साथी होने के कारण उन्हें अनदेखा नहीं करता। उनकी साधना वुटेन शहर की तुलना में तेज होती, है न? जहां तक जियो मिंग का सवाल है, जो जियानान अकादमी में था, उसे क्यों पता था कि जियो डिंग और जियोली केवल जियो परिवार में ही रहना चाहते थे और जियानान अकादमी में आने के लिए तैयार नहीं थे? उसने यह बात जियो शान से सुनी, जिसने योगदान अंक और घर वापस आने के लिए इस साल के नामांकन के लिए साइन अप किया था। जब जियो शान वापस लौटा तो उसने जियो मिंग को इसके बारे में बताया। वैसे भी जब जियाओ मिंग को पता चला तो उसका चेहरा बहुत अच्छा था। चाहे उसने इस बारे में कितना भी सोचा हो, उसे न आने का कोई कारण नहीं सूझा। क्या ऐसा हो सकता है कि जियाओ शान ने जियाओ परिवार को यह नहीं बताया था कि वह पहले से ही तीसरे दर्जे का कीमियागर है? इसके बारे में सोचना असंभव था। ऐसा नहीं था कि ऐसी बात छिपाने से कोई फायदा था। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटी जेड बोतल निकाली और जियाओ शान को फेंक दी। इसके अंदर 3 वेंस ग्रीन स्पिरिट पिल है। जब आप डू मास्टर के पास जाएंगे तो आप इसे ले सकते हैं। इसे लेने के बाद आपका दायरा 3 सितारों तक बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि इस पिल के साथ आप अगले साल इन अकेडमी में प्रवेश कर पाएंगे। उसके हाथ उस गोली की बोतल को लेने में व्यस्त थे जिसे जियाओ मिंग ने उस पर फेंका था। ये सुनकर कि यह गोली इतनी शक्तिशाली है, जियाओ शान का हाथ एक पल के लिए कांप उठा और फिर उसे जियाओ मिंग को वापस दे दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी जब उसने कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह गोली किस स्तर की है। ये बहुत मूल्यवान होनी चाहिए। मुझे आपके चचेरे भाई से पहले ही बहुत मदद मिल चुकी है। मैं ये गोली स्वीकार नहीं कर सकता। जियाओ मिंग को उम्मीद नहीं थी कि जियाओ शान उसे यह गोली वापस कर देगा। एक गोली जो सीधे साधना को बढ़ा सकती थी, साधकों को बहुत लुभाती थी।
अगर उसने ये दवा जियाओ परिवार के बुजुर्गों और कबीले के मुखिया को दी होती तो शायद इसे तुरंत स्वीकार कर लिया जाता, ज्यादा से ज्यादा एक या दो विनम्र शब्दों के साथ। जियाओ शान, तुम अभी भी बहुत छोटी हो। जियाओ शान की अनिच्छा को देखते हुए जब उसने इसे वापस किया तो जियाओ मिंग मन ही मन हंसा। आप इसे ले सकते हैं। एक व्यक्ति 3 नसों वाली ग्रीन स्पिरिट पिल में से केवल एक ही ले सकता है। मैंने पहले ही एक ले ली है। यह अब मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसे रखना बेकार है। जियाओ शान ने गोली की बोतल अपने हाथ में पकड़ी। वह चुप था। ये बेकार कैसे हो सकता है? हालांकि जियाओ शान थोड़ा भोला हुआ करता था, लेकिन वह वास्तव में मूर्ख नहीं था। इस तरह की चीजें बिकने पर बहुत पैसे की होती हैं। वह जानता था कि जियाओ मिंग बस उसे बेहतर महसूस कराने और गोली स्वीकार करने के लिए ऐसा कह रहा था। ये सोचते हुए जियाओ शान की आंखें थोड़ी नम थीं और उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। जैसा कि मामला है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। जियाओ शान की विचित्रता जियाओ मिंग ने देखी और केवल फूट फूट कर हंसा। वह अभी भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ कैसे हो सकता है? हालांकि वह जिस कारण से प्रशिक्षण ले रहा था, जियोशान की इतनी सारी बातें इसी बात की वजह से थीं। अगर जियोशान ने गोलियां लेने में जरा भी संकोच नहीं किया और उसके मन में जरा भी कृतज्ञता नहीं थी, तो उसे इस बात पर विचार करना होगा कि उसे प्रशिक्षित करना इसके लायक है या नहीं। आखिरकार जियोशान को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य सिर्फ जियो परिवार को एक विशेषज्ञ और खुद की रक्षा करने की थोड़ी और क्षमता देना था। आखिरकार भविष्य में जियो परिवार के साथ बिताया जाने वाला समय निश्चित रूप से बहुत कम होगा। उन बुजुर्गों को प्रशिक्षित करना युवाओं जितना मूल्यवान नहीं था, और जियोशान एक युवा कबीले का सदस्य था जिसमें कुछ प्रतिभा थी, इसलिए उसने उसे प्रशिक्षित किया था। अगर वह एक सफेद आंखों वाले भेड़िए को प्रशिक्षित करता तो वह उन संसाधनों से कुत्तों को भी खिला सकता था और फिर कुत्तों को गेट की रखवाली करने के लिए जियो परिवार के साथ बांध सकता था। ये सब एक सफेद आंखों वाले भेड़िए को पालने से ज्यादा उपयोगी माना जाता है। गोलियां प्राप्त करने के बाद जियोशान थोड़ा शांत हो गया। आखिरकार वे अभी भी एक ही कबीले से थे और उन दोनों ने जियानान अकादमी में 2 वर्षों में एक गहरा रिश्ता भी बनाया था, इसलिए जियाओशान के व्यक्तित्व की बदौलत वह थोड़ी देर बाद सामान्य हो गया था। दोनों चलते चलते बातें करते रहे। बातचीत के अंत में जियाओ मिंग को अचानक कुछ याद आया और उसने जियाओ शान को एक स्टोरेज रिंग दी। उसने जियाओ शान को ये भी बताया कि आंतरिक अकादमी में प्रवेश करने के बाद वह फिलहाल इतनी जल्दी कबीले में वापस नहीं आएगा, और जियाओ शान को कबीले को खबर देने के लिए कहा, और कहा कि स्टोरेज रिंग के अंदर की चीजें कबीले के लिए हैं, ताकि जियाओ शान अगली बार जाने पर उन्हें कबीले के मुखिया और बुजुर्गों के पास ले जा सके। चूंकि यह कबीले के लिए कुछ था, इसलिए जियाओ शान ने इसे अस्वीकार नहीं किया, बल्कि इसे स्वीकार कर लिया और अपनी छाती थपथपाई और इसे कबीले को बिना चूके देने का वादा किया। डॉट 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 जियानान अकादमी बहुत बड़ी थी और काफी देर तक चलने के बाद दोनों आखिरकार उस अखाड़े में भीड़ के बीच में पहुंच गए जहां इस बार इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। अध्याय 55 चयन दौर की शुरुआत। जियानान अकादमी के एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता ने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में वे सभी लोग शामिल थे जो अकादमी में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हुआ करते थे। ये निस्संदेह उन पुरुषों और महिलाओं के लिए एक बड़ा आकर्षण है जो इन लोगों को अपने आदर्श और प्रशंसा की वस्तु के रूप में देखते हैं। इसलिए भले ही जियानान अकादमी के सबसे बड़े चौक का उपयोग इस आयोजन के लिए किया गया था, फिर भी ये लोगों से भरा हुआ था। अनगिनत जियानान अकादमी के छात्र अखाड़े में सीटों पर कब्जा करने के लिए दौड़े और ब्लीचर्स की एक झलक ने काले सिर और एक शोर को बादलों में उड़ा दिया। ये वह दृश्य था जिसे जियाओ शान और जियाओ मिंग ने देखा जब वे दोनों अंदर घुसे। यह क्या हो रहा है? जियाओ शान शोरगुल वाले अवसर को देखकर थोड़ा अचंभित था। शोर समुद्र की लहरों की तरह था जो लहरों में आ रहा था, जिससे जियाओ मिंग, जो ज्यादातर समय अकेला रहता था और शांत वातावरण का आदी हो चुका था, भौचक्का रह गया। अखाड़े को स्कैन करने के बाद उसने कहा, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। हम पता लगा सकते हैं कि हमारे साथी कहाँ हैं। उन्हें बहुत पहले ही अपनी सीट ले लेनी चाहिए थी। जियाओ शान ने जियाओ मिंग की बात सुनी, आह भरी, और फिर जियाओ मिंग की तरह ही इधर उधर देखा। उसने जल्द ही एक खोज की और एक स्टॉल की ओर इशारा करके आश्चर्य से चिल्लाया, देखो, हमारी कक्षा के सभी लोग वहां स्टैंड में हैं, और ट्यूटर जीहू भी वहां हैं। जियाओ मिंग ने अपना सिर घुमाया और जिस दिशा में इशारा किया था उस दिशा में देखा और पाया कि यह वास्तव में मामला था। इसलिए जियाओ शान को इशारा करते हुए
वे साथ साथ आगे बढ़े। वे दोनों भीड़ के बीच से तेजी से निकलकर उस कक्षा की ओर बढ़ गए जिसमें वे थे। जियो शान, जियो मिंग, तुम दोनों यहाँ हो। तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम दोनों ही हमारी कक्षा से गायब हो। जल्दी से बैठ जाओ, बाद में चयन दौर शुरू होगा। शिक्षक जी हु, जो ब्लीचर पर बैठे थे, बहुत ध्यान से देख रहे थे और उन्होंने अपने दो छात्रों को आते देखा। गुड मॉर्निंग शिक्षक जी हु। जी हु को उनका अभिवादन करते देख दोनों जियो मिंग ने उनका अभिवादन किया और उनके पास बैठ गए। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कुछ छात्रों का अभिवादन करने के बाद जियो मिंग ने अपना ध्यान अखाड़े की ओर लगाया। इस प्रतियोगिता के लिए विशाल अखाड़ा एक वृत्त के आकार का था और अखाड़े के चारों ओर ऊपर की ओर पत्थर की सीढ़ियां फैली हुई थी जिनका आकार ग्लेडिएटोरियल अखाड़े जैसा था। शिक्षक जीहू द्वारा चुनी गई स्थिति सीढ़ियों पर न तो बहुत ऊंची थी और न ही बहुत नीची, और स्थान बहुत अच्छा था। हालांकि हालांकि यह स्थिति अच्छी थी, लेकिन ये सबसे अच्छी नहीं थी। जियाओ मिंग ने अपनी नजरें अखाड़े के चारों ओर घुमाई और आखिरकार ग्रैंडस्टैंड के केंद्र की स्थिति पर रुक गया। वह एक तरफ से सबसे अच्छा दृश्य वाली सीट थी। वहां सिर्फ 4 सीटें थीं और सफेद बाल और दाढ़ी वाले सिर्फ 4 बूढ़े आदमी वहां बैठे थे। उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग के गुरु एल्डर हुओ थे। एल्डर हुओ 4 सीटों में से सबसे बाईं ओर बैठे थे और उनके दाईं ओर 3 बुजुर्ग जियाओ मिंग को जानते थे। उनमें से एक, जो एल्डर हुओ के बगल में बैठे थे और उनसे बात कर रहे थे, वे हुजिया के दादा हुगान आउट जियानान अकादमी के उप प्रधानाध्यापक थे। उनके बगल में बैठे अन्य 2 बुजुर्ग आउटर अकादमी के बुजुर्ग थे। ये 4 लोग स्पष्ट रूप से उस मंच पर बैठे थे और जियाओ मिंग की धारणा में उसने महसूस किया कि उनके चारों ओर कभी कभी उठने वाली स्थानिक उतार चढ़ाव, ऐसे स्थानिक उतार चढ़ाव बाहरी अंतरिक्ष के साथ तभी प्रतिध्वनित हो सकते थे जब उनके शरीर में डू की हुई एक निश्चित सीमा तक मजबूत हो। स्पष्ट रूप से वे चारों डू सम्राट के शीर्ष स्तर पर थे, डू पूर्वज से केवल आधा कदम की दूरी पर। यदि उनके पास सोंग ब्रेकिंग पिल होती तो उन्हें डर था कि वे सीधे डू पूर्वज में प्रवेश कर सकते थे। दुर्भाग्य से, हालांकि जियानान अकादमी के पास पैसे या औषधीय सामग्री की कमी नहीं थी, उनके पास कोई उच्च स्तरीय कीमियागर नहीं था जो जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत कर सके, और इस आधे कदम की दूरी ने उन्हें अज्ञात वर्षों तक फंसाए रखा। जब जियाओ मिंग बूथ में 4 लोगों को देख रहा था, तो चारों लोगों को अचानक कुछ महसूस हुआ। मूल रूप से आलसी आंखें हिल गईं और उनकी धुंधली नजर सीधे जियाओ मिंग से मिली। ये देखने के बाद कि उसका शिष्य उसे देख रहा था, एल्डर हो ने जियाओ मिंग को एक मुस्कान दिखाई। अन्य 3 भी जियाओ मिंग को अभिवादन करते हुए मुस्कुराए। उनमें से एक, हुगान ने जियाओ मिंग को देखा और आश्चर्य में एल्डर हो से कहा, एल्डर हो, क्या ये बच्चा जियाओ मिंग पहले से ही 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर है? जब एल्डर हो, जो हमेशा चुप रहते थे, ने हुगान से ये सवाल सुना, तो उन्होंने तुरंत ऐसे लहजे में कहा जैसे उन्हें स्टील न होने के कारण लोहे से नफरत हो। हाँ, जब वह कुछ दिन पहले प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था, तो उसने सफलता प्राप्त की। मैंने उसे बाहर न जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और वह 7 स्टार डू ग्रैंड मास्टर बनकर वापस आया। मैं कहता हूँ, क्या तुम ऐसा कहने से पहले अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान नहीं रख सकते? अन्य लोगों ने एल्डर हुओ के चेहरे पर मुस्कान देखी और समझ गए कि वह ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य को पाकर प्रसन्न है। लेकिन वे केवल देख सकते थे ईर्ष्या। किसने इस बुजुर्ग को भाग्यशाली होने दिया और पहले स्थान पर नेतृत्व करने दिया? ये जानना जरूरी था कि जब ये राक्षस जियाओ मिंग जियानान अकादमी में दिखाई दिया, तो सभी बुजुर्गों ने जो समाचार सुना था, उसे शिष्य के रूप में लेने की इच्छा थी। हर कोई अभी भी समाचार के बारे में पूछ रहा था और जब जियाओ मिंग को एल्डर हो ने ले लिया था, तब भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया था। उस समय ऐसे कई लोग थे जिन्होंने एल्डर हुओ को अनैतिक होने और अपने कदम में इतनी जल्दी करने के लिए निजी तौर पर डांटा था। हालांकि जियाओ मिंग के पास अपनी साधना प्रतिभा के अलावा कीमिया प्रतिभा भी थी, इसलिए एल्डर हुओ के हाथों में वह वास्तव में उनके हाथों से कहीं बेहतर था। 6 साल का डू प्रैक्टिशनर, 9 साल से भी कम उम्र का डू ग्रैंड मास्टर, इन अकेडमी में प्रवेश करने के बाद ब्लेजिंग स्काई की हुई रिफाइनिंग टॉवर से मिले प्रोत्साहन के साथ, मुझे डर है कि वह स्नातक होने से पहले ही डू किंग की ताकत तक पहुंच सकता है। उस समय बदमाश जियाओ मिंग की उम्र कितनी होगी? 14 साल से भी कम। तसक तसक, कितना विकृत व्यक्ति है। जैसे ही उसने ये कहा, हुगन के चेहरे पर ईर्ष्या की झलक और भी मजबूत होती गई। उसने अपनी पोती हु जिया के बारे में सोचा, हालांकि उसकी प्रतिभा दूसरों की तुलना में बहुत अधिक थी। लेकिन जियाओ मिंग के साथ कोई तुलना नहीं थी। उसी उम्र में हु जिया एक डू प्रैक्टिशनर भी नहीं थी।
उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। बीच की सीट पर बैठे बुजुर्गों की बातचीत को छोड़ दें। जियाओ मिंग के कुछ देर इंतजार करने के बाद इन अकेडमी चयन प्रतियोगिता आखिरकार शुरू हुई। जब एक अधेड़ उम्र का रेफरी धीरे धीरे चौक में दाखिल हुआ तो स्टैंड से जोरदार जयकारे गूंज उठे। जैसे ही रेफरी का हाथ नीचे दबा, जयकारे थम गए और मंच के चारों ओर देखने के बाद अधेड़ उम्र के रेफरी ने जोर से कहा, सभी छात्रों, आज लंबे समय से प्रतीक्षित वार्षिक इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता है। इस बार प्रतिभागी सभी जुआन और हुआंग रैंक वर्गों के साथ साथ कानून प्रवर्तन इकाई और कीमिया विभाग से आते हैं और वे सभी अपने अपने वर्गों में सर्वश्रेष्ठ हैं। कुल 300 लोग। इस चयन के नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले, वे सभी सहपाठी हैं, किसी को भी दूसरे सहपाठी को मारने की अनुमति नहीं है। दूसरा, जो लोग उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि यह एक छोटा अपराध है, या अकादमी से निष्कासित कर दिया जाएगा यदि यह एक बड़ा अपराध है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। मैं इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता की आधिकारिक रूप से शुरुआत की घोषणा करता हूँ। ये कहने के बाद शिक्षक धीरे धीरे रेफरी की सीट पर वापस आ गया। रेफरी की सीट से 2 नाम भी दिखाई दिए। जुआन रैंक क्लास 1 काओ वेई, रैंक हुआन क्लास 9 झाओ युजिन। जो लोग इन अकेडमी सिलेक्शन टूर्नामेंट में भाग लेने में सक्षम थे उनके पास 5 सितारा डू मास्टर का न्यूनतम क्षेत्र था। रोल कॉल सुनकर प्रतियोगिता के लिए पहले से ही तैयार 2 आकृतियां तुरंत स्टैंड से नीचे आ गईं। एक दूसरे को देखते ही उनकी आंखों से चिंगारियां उड़ी। उनके शरीर से अलग अलग विशेषताओं वाले डुक्यूई निकले जो उन्हें डुक्यूई के एक आदर्श आवरण में ढांक रहे थे। प्रत्येक वर्ग के पास टूर्नामेंट के लिए सीमित संख्या में स्थान थे और दोनों प्रतियोगिता में भाग लेने में सक्षम थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अभी भी अपनी कक्षा में लोकप्रिय थे। दोनों के पीछे उनके संबंधित वर्गों से समर्थन की अंतहीन धारा थी। इस तरह के उत्साही माहौल के साथ प्रतियोगिता एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ी। मैचों की लहरों के खत्म होते ही समय बीत गया। 40वें राउंड के अंत में जजों में से एक धीरे से खड़ा हुआ और मैदान के चारों ओर देखने लगा और फिर जोर से बोला, राउंड 41, जुआन रैंक क्लास 8 जियाओ मिंग, हुआंग रैंक क्लास 2 फैंग बिंग। अध्याय 56, आसान जीत। जब रेफरी के शब्द गिरे तो शोरगुल वाला अखाड़ा कुछ देर के लिए शांत हो गया। तुरंत अनगिनत निगाहें जियो मिंग की ओर एक हरकत के साथ मुड़ गईं, जिज्ञासा, जांच, ईर्ष्या, जलन, प्रशंसा। किसी भी मामले में एक साथ सभी तरह की आंखें थीं। इस स्थिति ने पूरी तरह से दिखाया कि जियानान अकादमी के छात्र जियो मिंग पर कितना ध्यान दे रहे थे। चूंकि उसे लगा कि अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए टोपी पहनना बहुत दिखावा था, इसलिए जियो मिंग ने उस समय अपनी टोपी उतार दी थी, जिससे उसका रूप प्रकट हो गया। अपने हाथ में टोपी को अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए जियो मिंग खड़ा हो गया। प्रशिक्षक जी हूँ, मैं पहले अखाड़े में जाऊंगा। फैंग बिंग हुआंग रैंक कक्षा 2 का शीर्ष छात्र है। वह 1 साल से स्कूल में रह रहा है। डुक्यूई बर्फ विशेषता, उसका डुक्यूई खेती का स्तर 9 सितारा डू मास्टर है। उसके पास सुवान बिंग पाम नामक एक जटिल चाल है। सावधान रहें। गोहू जानता था कि फैंग बिंग जियाओ मिंग को बहुत परेशान नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी जानकारी प्रदान की ताकि जियाओ मिंग को अपने प्रतिद्वंद्वी को न समझने के कारण नुकसान न उठाना पड़े। चचेरे भाई जियाओ मिंग, इसके लिए आगे बढ़ो। जियाओ शान ने किनारे से प्रोत्साहन दिया। इसके लिए आगे बढ़ो। जियाओ मिंग, हम जानते हैं कि तुम बहुत मजबूत हो, जल्दी करो और मैच खत्म करो, हा हा हा। कक्षा 8 जुआन रैंक के छात्रों ने जियाओ मिंग पर भरोसा किया और हंसी मजाक के साथ उसका उत्साहवर्धन किया। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जियाओ मिंग से मैच जल्दी खत्म करने का आग्रह किया। कोई नहीं बता सकता था कि फैंग बिंग, जो पहले से ही स्टैंड में था, उनके शब्दों को सुनकर क्या सोचेगा। उसे बहुत अच्छा महसूस होने की संभावना नहीं थी। जियाओ मिंग ने मुस्कुराकर उन लोगों को धन्यवाद दिया जो उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे, और एक ही कदम के साथ उसका पूरा शरीर तीर की तरह हवा में चौकोर पार कर गया। जियाओ मिंग के मंच पर उतरने के बाद आसपास के ब्लीचर्स से जयकारों की सुनामी तुरंत फूट पड़ी। ये देखा जा सकता था कि जियानान अकादमी में जियाओ मिंग की लोकप्रियता वास्तव में बहुत अधिक थी। जियाओ मिंग, वह लौटने के बाद मेरे पास नहीं आया। मैंने उसे कई बार खोजा है। हम्फ। बीच की सीट के ऊपर हुगान के बगल में लाल रंग की एक लड़की थी जो किसी समय दिखाई दी। जियाओ मिंग को प्रवेश करते देखकर पहले तो उसकी आंखें चमक उठी, फिर जैसे कि कुछ सोच रही हो, बोलते समय उसका मुंह फूल गया। नहीं,
रुको, मैं प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद उससे मिलने जाऊंगा। मैं देखूंगा कि वह मुझसे कैसे छिप सकता है। हु जिया के व्यवहार पर हुगान ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। यह अच्छा था कि उसकी अपनी पोती ने जियाओ मिंग जैसे किसी व्यक्ति के साथ समय बिताया। वह अपने कामों में इतना व्यस्त था कि जब हु जिया को पढ़ाने की बात आई तो वह थोड़ा लापरवाह हो गया, जिसके कारण उसका व्यक्तित्व पहले से ही थोड़ा विद्रोही था, और कोई नहीं बता सकता था कि अगर वह इसी तरह आगे बढ़ती रही तो उसका क्या होगा। जियाओ मिंग आमतौर पर अच्छा व्यवहार करती है, अपने शिक्षकों का सम्मान करती है और हु जिया से अधिक प्रतिभाशाली है, इसलिए वह उसके लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। यह अफसोस की बात है कि जियाओ मिंग जल्द ही आंतरिक अकादमी में प्रवेश करेगा, और हु जिया उसका अनुसरण नहीं कर सकता क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत कम है। हु गान ने मन ही मन खेद जताते हुए चुपके से कहा। रिंग में फैंग बिंग ने आसपास के स्टैंड से जियाओ मिंग के समर्थन में नारे सुने। उस तेज गति ने उसके चेहरे को थोड़ा बदसूरत बना दिया, लेकिन सौभाग्य से उसके पीछे उसकी कक्षा ने उसे नहीं छोड़ा था और बहुत जोर से उसका उत्साहवर्धन कर रही थी। इससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, और जैसे ही उसने अपना मन स्थिर किया, बर्फ गुंडू क्यूई उसके शरीर से उभरा, राजसी ढंग से उसके शरीर को उसमें ढांकते हुए और एक आदर्श नीला डुक्यूई कवच बना। ऐसा करने के बाद फैंग बिंग ने जियाओ मिंग की ओर रुख किया, जो दूर नहीं था और स्पष्ट रूप से उससे छोटा था, और विनम्रता से अभिवादन में झुका और कहा, फैंग बिंग। जियाओ मिंग ने भी झुककर अभिवादन का जवाब दिया। जियाओ मिंग को अभिवादन का जवाब देते हुए और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अपने डू क्यूई का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं होने के बाद फैंग बिंग थोड़ा स्तब्ध रह गया। हालांकि जियाओ मिंग छोटा था, लेकिन इस तथ्य का मतलब था कि वह यहाँ खड़ा हो सकता था, जिसका मतलब था कि वह कम से कम डू मास्टर स्तर का था, लेकिन उसने अभी अपना डू क्यूई कवच भी नहीं पहना था। इस स्थिति में केवल 3 संभावनाएं थीं, जिनमें से एक ये थी कि जियाओ मिंग युवा और अभिमानी था। 2. जियाओ मिंग की ताकत भयानक थी और उसकी खुद की ताकत से कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसने अपने सुरक्षा कौशल का इस्तेमाल नहीं किया। 3. जियाओ मिंग को वास्तविक युद्ध का बहुत कम अनुभव था और वह सुरक्षा पहनना भूल गया था। जियाओ मिंग, एक प्रभावशाली व्यक्ति के लिए, फैंग बिंग उसके चरित्र को समझता है। उसे नहीं लगता था कि जियाओ मिंग पहला मामला था, न ही वह तीसरा था। वह किससे मजाक कर रहा है? इन दिनों जियानान अकादमी में यह अफवाह कि जियाओ मिंग अकेले ही एक साहसिक कार्य के लिए ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में गया था, पागलपन था, और अब जियाओ मिंग यहाँ सुरक्षित था। क्या इससे उसे कुछ पता नहीं चला? वह यह मानना पसंद करेगा कि वह खुद अपना डूक्यू कवच पहनना भूल जाएगा, बजाय इसके कि वह यह मान ले कि जियाओ मिंग भूल जाएगा। मुझसे ज्यादा ताकतवर, क्या वह डू ग्रैंड मास्टर है? फैंग बिंग की आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी, और उसने कुछ नहीं कहा, जैसे कि जियाओ मिंग उसे घूर रहा हो। उसके हाथ से ठंडी बर्फ की डुक्यूई निकली, और उसके पैरों ने उसके परिवार की निम्न स्तरीय जुबान क्लास डू तकनीक को अंजाम दिया। एक तेज हवा तोड़ने वाली आवाज निकली जब फैंग बिंग ने जियाओ मिंग की ओर तेजी से झपट्टा मारा। फैंग बिंग को देखते हुए, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, और उसके हाथ में बर्फ की विशेषता डुक्यूई छोड़ने के लिए तैयार थी, जहां भी वह रास्ते में गुजरता था, बर्फ के क्रिस्टल का निशान छोड़ता था, जो सूरज की रोशनी में एक चमकदार चमक को दर्शाता था। जियाओ मिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मेरे साथ हाथापाई की तलाश में। फिर तुम किस्मत से बाहर हो जाओगे। बर्फ की हथेली। वे दोनों बहुत दूर नहीं थे, और फैंग बिंग पलक झपकते ही जियाओ मिंग के सामने आ गया, और उसका दाहिना हाथ, जो बर्फ के नीले रंग का था, जियाओ मिंग के बाएं कंधे की ओर बेरहमी से झपटा। उसके बाएं कंधे की त्वचा से एक ठंडी सनसनी फूट पड़ी। जियाओ मिंग का चेहरा उदासीन था, और उसका बायां हाथ बिना किसी जल्दबाजी के ऊपर उठा, लेकिन उसने फैंग बिंग के दाहिने हाथ को पकड़ लिया, जैसे ही वह उसके बाएं कंधे को छूने वाला था। ये कैसे संभव है? फैंग बिंग ने जियाओ मिंग को देखा, जिसका शरीर गतिहीन था और जिसका चेहरा उदासीन था, और उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक थी। जियाओ मिंग ने वास्तव में सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से उसके हमले को रोक दिया था। इस आदमी का असली दायरा कितने सितारों का था? मंच पर आसपास के दर्शक फैंग बिंग के हमले को आसानी से रोकते हुए देखकर चौंक गए। फैंग बिंग ने अपने दाहिने हाथ को पकड़ लिया था, और उसका दिल बेचैन था क्योंकि बर्फीली, ठंडी ऊर्जा की एक स्थिर धारा उसके बाएं हाथ के क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। हालांकि उसने देखा कि जियाओ मिंग असहज नहीं लग रहा था। फैंग बिंग हार मानने को तैयार नहीं था, और जियाओ मिंग लंबे समय तक मंच पर खड़े रहने के लिए बहुत आलसी था। उसने फैंग बिंग के बाएं हाथ पर अपनी पकड़ ढीली की और फिर फैंग बिंग से कहा, जो अचानक हरकत के कारण कई कदम पीछे हट गया था।
वरिष्ठ फैंग बिंग, आपको अपनी सबसे मजबूत डू तकनीक जुआन बिंग पाम का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा आप मेरे खिलाफ नहीं जीत पाएंगे। उनके बीच मुक्का का आदान प्रदान केवल 10 सेकंड तक चला था, लेकिन फैंग बिंग ने पहले ही अपने और जियाओ मिंग के बीच के अंतर को पहचान लिया था और उसे लगा कि वह अपनी सबसे शक्तिशाली डू तकनीक का उपयोग करने पर भी जियाओ मिंग के खिलाफ नहीं जीत पाएगा। हालांकि वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए ये सुनने के बाद वह बस कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो चलो एक ही चाल में विजेता का फैसला करते हैं। ये कहते ही फैंग बिंग की रुखी हुई उसके शरीर में उमड़ पड़ी और अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने उसकी हथेली में एक चमकदार नीली रोशनी चमक उठी और इस नीली रोशनी के नीचे मैदान पर एक नीला बर्फ का क्रिस्टल संघनित होकर आकार ले लिया और पूरे प्रतियोगिता क्षेत्र का तापमान बहुत गिर गया। ध्यान रहे, यह मेरी सबसे मजबूत डू तकनीक है, जुआन बिंग पाम। फैंग बिंग अत्यधिक ठंडेपन के साथ जियाओ मिंग की ओर मुड़ा। एक पल पहले पैर के हमले की तुलना में इस समय फैंग बिंग का हमला जियानान अकादमी के एक शीर्ष छात्र की शान दिखा रहा था। इस हमले का सामना करते हुए जियाओ मिंग के हाथ में लाल डू क्यूई ने ऊर्जा की एक परत बना दी और किसी भी डू तकनीक का उपयोग किए बिना जियाओ मिंग सीधे आने वाले फैंग बिंग के खिलाफ चला गया। हालांकि उन्होंने डू तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जियाओ मिंग की मुट्ठी से आई भयानक ऊर्जा ने अंतरिक्ष को थोड़ा सा हिला दिया और ध्वनि विस्फोटों की चुभने वाली आवाज, जैसे कि गड़गड़ाहट की आवाज, लगातार थी, इसलिए कोई भी बता सकता था कि यह हमला कितना शक्तिशाली था। धमाका। जिस कठोर पत्थर की पटिया पर वे संपर्क में आए, वह सीधे एक जोरदार धमाके के साथ टूट गई और दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। दोनों के बीच टकराव भी बर्फ और आग का टकराव था, जिसमें हवा में बड़ी मात्रा में नमी फैंग बिंग द्वारा बर्फ में संघनित की गई और फिर जियाओ मिंग के हाथ की गर्मी से धुंध में वाष्पित हो गई। जमीन से उठने वाली धुंध और राख ने दोनों पुरुषों को घेर लिया। बिना इंतजार किए बड़े पैमाने पर दर्शकों ने परिणाम पर अटकलें लगाईं। एक मानव आकृति उसमें से उड़ी और जोर से जमीन पर गिरी, धीरे धीरे रुकने से पहले 10 मीटर से अधिक दूर तक धरती को खरोंचती रही। बहुत सी निगाहें उस जगह पर दौड़ी जहां से वह आकृति पीछे की ओर फेंकी गई थी, और जब उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जिसे पीछे की ओर फेंका गया था और पराजित किया गया था, तो उन्हें आश्चर्य के बिना पता चला कि यह फैंग बिंग था। अखाड़े के किनारे पर विस्फोट के बल से फैंग बिंग की शर्ट लगभग फट गई थी और उसका शरीर उस मलबे से चोट के निशानों से ढका हुआ था जो उस पर गिरा था। बेशक ये चोटें भयानक लग रही थी, लेकिन वास्तव में वे केवल सही चोटें थीं। अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता तो वह अभी भी लड़ सकता था। हालांकि फैंग बिंग जानता था कि यह जियो मिंग के पीछे हटने का नतीजा था। अगर उसका प्रतिद्वंद्वी तैयार होता तो उसे डर था कि वह आते ही मंच से नीचे फेंक दिया जाता। इसलिए इस समय अपनी सबसे मजबूत चाल के टूटने के बाद वह हारने के बाद खड़ा हुआ, जियो मिंग को सिर हिलाया जो दूर खड़ा था और रेफरी के स्टैंड पर जोर से बोला, मैं हार मानता हूँ। राउंड 41, जुआन रैंक कक्षा 8, जियाओ मिंग जीतता है। अध्याय 57, हुजिया। केवल डू क्यूई युक्त एक साधारण मुक्का ने फैंग बिंग को हरा दिया। फैंग बिंग को इतनी दूर तक उड़ाने के लिए जिस चीज पर वह निर्भर था वह थी उसकी शारीरिक शक्ति। जियाओ मिंग का भौतिक शरीर भयानक है। ओल्ड हो, आपने उसे क्या खिलाया? एक एल्डर ने जियाओ मिंग को देखा जो अखाड़े से नीचे आया था और एल्डर हो से हैरान चेहरे से पूछा। जियाओ मिंग और फैंग बिंग के बीच अभी अभी हुई बातचीत का विवरण धुएं के कारण स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका, लेकिन ये केंद्र की सीटों पर उन भयभीत डू सम्राटों की आंखों से छिपा नहीं सका। मूल रूप से जियाओ मिंग की ताकत पहले से ही उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसका भौतिक शरीर इतना मजबूत होगा। भौतिक शरीर का तड़का डूकी हुई साधना की तरह तेज नहीं था। अधिकांश लोग धीरे धीरे तड़का लगाने के लिए केवल अपनी डूकी हुई पर भरोसा कर सकते थे। जिनके पास पैसा है वे कुछ गोलियां लेते हैं, लेकिन इस बिंदु तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वे वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे कि जियाओ मिंग एक बढ़ती हुई कीमिया कौशल, एक बढ़ती हुई डूकी हुई साधना और एक असामान्य रूप से मजबूत शारीरिक शरीर के 3 आयामी संयोजन को एक ही समय में कैसे प्राप्त करने में सक्षम था। ये वास्तव में हैरान करने वाला था। एल्डर हुओ भी बूढ़े आदमी के सवाल का जवाब देने में असमर्थ थे। हालांकि इसने उन्हें खुश होने से नहीं रोका, क्योंकि उन्होंने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, मैंने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया है। क्या आपको नहीं पता कि मेरे पास क्या चीजें हैं? यह उसके अपने प्रयास का परिणाम है। शायद यह उसकी प्रतिभा है। हा हा हा। क्या यह उसकी प्रतिभा है? यह थोड़ा बहुत राक्षसी था, है न?
जब वे युवा होने पर अपनी साधना की गति के बारे में सोचते हैं। विभिन्न शक्तिशाली डू सम्राट चुप थे। एल्डर हुओ को देखकर, जो हमेशा चुप रहते थे, अब जैसे ही उन्होंने अपने शिष्य का उल्लेख किया, वे एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहे थे। उन तीनों को उनकी जगह न लेने से नफरत थी। हमें भी ऐसा ही शक्तिशाली प्रशिक्षु चाहिए। अरे बुजुर्ग हुओ, तुम बहुत तेज चले। जियो मिंग ने प्रतियोगिता समाप्त करने के बाद अपनी कक्षा की जगह पर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वह वापस आया, उसने देखा कि उसकी जगह पर एक सिरदर्द पैदा करने वाला व्यक्ति बैठा है। उसके आसपास के सभी लोग उसे बहुत असहाय रूप से देख रहे थे, और यहाँ तक कि जियो शान भी आखिरी पंक्ति में भाग गई। ये व्यक्ति हु जिया था, जिसने अभी अभी कहा था कि वह जियो मिंग को लेने आ रही है। वह काफी उत्साही थी, और जैसे ही उसने देखा कि जियो मिंग ने प्रतियोगिता समाप्त कर ली है, वह जबरदस्ती जियो मिंग की कक्षा में भाग गई। क्या तुम यहाँ हो? जियो मिंग ने बेपरवाही से पूछा, क्योंकि वह हु जिया के बगल में आकर बैठ गई। हम्फ। हु जिया ने थोड़ा सा सूंघा, अपना सिर घुमाया और उसे अनदेखा कर दिया। जियो मिंग दंग रह गई। उसने उसे कब उकसाया? ये देखकर कि हु जिया अच्छे मूड में नहीं लग रहा था, जियाओ मिंग ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजर अखाड़े की ओर घुमाए और उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा। अखाड़े में शीर्ष छात्रों की ताकत बहुत अच्छी थी। उनमें से प्रत्येक के पास बहुत गंभीर हमले, निर्णायक हमले थे, और डू तकनीक का उपयोग करने के मामले में वे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जियाओ मिंग के सामने आए कुछ अकेले साधकों की तुलना में बहुत बेहतर थे। संक्षेप में, लड़ाई बहुत रोमांचक थी। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के वे साधारण अकेले साधक इन छात्रों के साथ तुलना नहीं कर सकते थे, शायद इसलिए कि उनके पास केवल वह निर्दयता थी, लेकिन ताकत में सीमित थे। इसका कारण यह है कि अधिकांश छात्र जो अखाड़े में जाने में सक्षम थे, उन्होंने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का अनुभव किया था। जयानान अकादमी ने हमेशा छात्रों को वास्तविक समाज का स्वाद देने का प्रयास किया है। जब हु जिया ने अपनी आंख के कोने से जियाओ मिंग को देखा, तो उसने पाया कि वह प्रतियोगिता देखने में लीन था और उससे बात करने के लिए नहीं आया, इसलिए वह क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि उसने जियाओ मिंग पर गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं की। अन्य छात्र, ये देखकर कि वह जयानान अकादमी के उप प्रधानाध्यापक की बेटी थी, उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे, लेकिन जियाओ मिंग उसके आगे झुकती नहीं थी। उसे वह समय याद था जब उसने जियाओ मिंग को तब परेशान किया था जब वह एक गोली बनाने वाला था और उससे सबक सीखा था। ये सोचकर कि उस समय जियाओ मिंग ने उसे कहाँ मारा था, हु जिया के चेहरे पर लाली आ गई और उसके कूल्हे गर्म हो गए। हम सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ी अच्छी दिखती हो, मैं तुमसे परेशान नहीं होंगी। हु जिया ने मन ही मन बुदबुदाया। तुम इतनी लाल क्यों हो? क्या तुम बीमार हो? जियाओ मिंग, जो मैच देखना समाप्त कर चुका था, ने अचानक देखा कि उसके बगल में हु जिया का चेहरा असामान्य रूप से लाल हो गया था। वह अजीब तरह से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वह जान पाता कि हु जिया क्या सोच रहा था, तो वह शायद अचंभित रह जाता और फिर सोचता कि हु जिया ने कौन सी अजीब विशेषता जगा दी है। इससे पहले, जब वह गोलियां बनाने के लिए जड़ी बूटियां लेने के लिए जड़ी बूटी के गोदाम में जाना चाहता था, तो हु जिया दरवाजे पर खड़ी रहती थी और उसे बाहर नहीं जाने देती थी, इसलिए वह अधीर हो गया और उसे सबक सिखाया। उसे नहीं पता था कि वह इसे इतने लंबे समय तक याद रखेगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा लगता था कि उसके बाद हु जिया ने अब जियाओ मिंग को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसके बजाय वह उसे और अधिक बार ढूंढती थी। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ। ये देखकर कि हु जिया सामान्य हो गई थी और वास्तव में कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही थी, जियाओ मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और चाहा कि लड़ाई देखना जारी रखने के लिए। लेकिन इस बार चुप रहने के बजाय हु जिया थोड़ा और करीब बैठ गई। एक छोटी लड़की की खास आवाज में उसने पूछा, मैंने दादाजी से सुना है कि इन अकेडमी के इस चयन के बाद क्या तुम इन अकेडमी में प्रवेश करोगी? हाँ, इन अकेडमी में प्रवेश करने के बाद मुझे डर है कि हम पहले की तरह एक दूसरे को अक्सर नहीं देख पाएंगे, जियाओ मिंग ने धीमी आवाज में कहा। ये शब्द सुनकर हु जिया चुप हो गई। उसके दिल में अनिच्छा पैदा हुई। जयानान अकेडमी में उसकी उम्र के बहुत कम लोग थे, और केवल जियाओ मिंग और वह एक दूसरे से बात कर सकते थे। उसके दादा हुगान भी दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे, इसलिए एक प्लेमेट होने के बाद वह जियाओ मिंग को परेशान करती थी। अगर जियाओ मिंग जयानान अकेडमी आउटर अकेडमी में रहती, तो वे दोनों बड़े होने पर असली बचपन के दोस्त होते। इसलिए जियाओ मिंग उसके लिए बहुत खास थी। अगर जियाओ मिंग अब चले जाएं और उसे अपने अकेलेपन की पिछली स्थिति में वापस जाने दें, तो वह स्वाभाविक रूप से दुखी महसूस करेगी। साथ ही
उसे वह कारण भी मिल गया जिसकी वजह से वह पहले परेशान थी। वह इस बात से नाराज नहीं थी कि जियाओ मिंग उसे ढूंढने नहीं गया, जैसा कि उसने अपने दादा से कहा था। वह सिर्फ इस बात से दुखी थी कि वह भविष्य में जियाओ मिंग के साथ नहीं रह पाएगी। आखिरकार वह जियाओ मिंग नहीं थी और हर समय अकेले रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शायद भविष्य में महिलाओं को पसंद करने वाला हु जिया का विलक्षण व्यक्तित्व कुछ हद तक उसके बचपन के अनुभवों से जुड़ा था। हु जिया का सामान्य व्यक्तित्व शायद थोड़ा जिद्दी था, लेकिन इस समय, हालांकि वह नहीं चाहती थी कि जियाओ मिंग इन अकेडमी जाए, उसने जियाओ मिंग को इन अकेडमी में प्रवेश करने से रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। इतने लंबे समय तक अकेडमी में रहने के बाद, ऐसा नहीं था कि वह नहीं जानती थी कि इन अकेडमी में प्रवेश करना कई लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए उसने केवल ऊंची आवाज में कहा, तो मेरा इंतजार करो, मैं भी बाद में प्रवेश करूंगी। जब तक तुम प्रवेश करोगे, तब तक मैं पहले ही स्नातक हो चुका होऊंगा, है ना? जियाओ मिंग थोड़ा अवाक था, लेकिन हु जिया की गंभीर नजर देखकर वह केवल मुस्कुरा सकता था और अपना सिर थोड़ा हिला सकता था। ठीक है, मैं तब तुम्हारा इंतजार करूंगा। डॉट 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 डॉट। पहले दिन ज्यादा मुकाबले हुए, इसलिए जियाओ मिंग ने हमेशा की तरह अभ्यास नहीं किया और मुकाबले शुरू से लेकर आखिर तक देखे। हु जिया के साथ जाने के अलावा, जो थोड़ा दुखी दिख रहा था, वह जियाओ शान और दूसरों के साथ थोड़ी देर और रहा। आखिरकार जब यह इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता समाप्त हुई, तो उसे नहीं पता था कि अगली आधिकारिक बैठक कब होगी। इसके अलावा ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में 1 महीने के प्रशिक्षण ने जियाओ मिंग को महसूस कराया कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। दूसरों को प्रतिस्पर्धा करते देखना निस्संदेह एक बड़ा तनाव दूर करने वाला था। और इस अवलोकन के दिन के तहत जियाओ मिंग को जियानान अकादमी के शीर्ष 300 छात्रों की स्थिति का भी एक मोटा अंदाजा था जो इस बार इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। उन डू मास्टर क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया जाना था, और अगर वह उन्हें सामना नहीं करता, तो उसे उन्हें हराने के लिए केवल एक बार की आवश्यकता होगी। और डू ग्रैंड मास्टर्स जो एक बड़ा खतरा हो सकते थे, उनमें से 5 थे। 3 पुरुष और 2 महिलाएं। एक 4 सितारा डू ग्रैंड मास्टर, एक 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर, एक 2 सितारा डू ग्रैंड मास्टर और 2 1 सितारा डू ग्रैंड मास्टर। ये सभी लोग अस्तित्व थे जिन्होंने अकादमी में 4 साल बिताए थे। जियाओ मिंग के शब्दों को छोड़कर इस चयन की गुणवत्ता को केवल मध्यम के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 1 महीने पहले का जियाओ मिंग भी इस चयन में आसानी से पहला स्थान जीत सकता था। अब की तो बात ही छोड़िए, अगर इस बार भी चयन मैच पहले की तरह ही होता, आमने सामने, अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से लिया जाता है। डॉट 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 डॉट। शाम को जियाओ मिंग, जिसने पूरे दिन प्रतियोगिता देखी थी, मेज के पास बैठा था। उसके चेहरे पर चमकीली चांदनी की रोशनी चमक रही थी, जो उसके गंभीर चेहरे को रोशन कर रही थी जिसमें एक विचारशील भाव था। समय धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके बीतता गया। डिंग। मेजबान को जीवन का अनुकरण करने का एक अवसर मिला है। क्या आप जीवन का अनुकरण करना चाहते हैं? अध्याय 58। मेरी किस्मत की विशेषता 9000 से अधिक है। सिम्युलेटर की आवाज उसके सिर में गूंजी, और जियाओ मिंग की आंखों में एक तीव्र रोशनी चमक उठी। आखिरकार ये फिर से समय था। अपने हाथ में किताब रखते हुए जियाओ मिंग ने अपने मन में कहा, सिम्युलेटर, जीवन सिमुलेशन शुरू करो। सिम्युलेटर शुरू होता है। दिन 1। आप बिस्तर से उठते हैं, खुद को साफ करते हैं और जियानान अकादमी के सबसे बड़े अखाड़े में जाते हैं, जहां आप आसानी से सभी की आंखों के सामने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देते हैं। जिसके बाद आप अपनी सीट पर वापस आते हैं और हुजिया के साथ प्रतियोगिता देखना समाप्त करते हैं। दिन 2। आप अपना प्रशिक्षण समाप्त करते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अखाड़े में जाते हैं। दिन 3। आप अपना प्रशिक्षण समाप्त करते हैं, अखाड़े में जाते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद आप हु जिया के अनुरोध पर सहमत होते हैं और शाम तक उसके साथ जियानान अकादमी में घूमते हैं। आप बहुत थके हुए महसूस करते हैं। दिन 4। दिन 5। आप अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं और इस इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। डॉट डॉट डॉट। दिन 11। आपको और अन्य 4 डू ग्रैंड मास्टर्स को अकादमी के उप प्रधानाध्यापक द्वारा जियानान अकादमी पुस्तक संग्रह में ले जाया गया। आपने जुबान क्लास इंटरमीडिएट लेवल फ्लाइंग डू तकनीक, फ्लाइंग क्लाउड विंग को खोजने की कोशिश की, लेकिन आपको यह नहीं मिला। आखिरी समय में आपने डी क्लास इंटरमीडिएट लेवल डू तकनीक ऑफ फायर एट्रीब्यूट, फायर पिल ऑफ द 9 ग्रेट फीनिक्स प्राप्त किया। दिन 12। आपने दिन के दौरान साधना की है। डॉट डॉट डॉट। दिन 14।
आप और इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता के अन्य 49 विजेता एक उड़ने वाले जादुई जानवर पर इन अकादमी की यात्रा की, और ग्रिफिन जानवर पर आपने फिर से शक्तिशाली डू किंग्स और डू सम्राट की ताकत देखी। दिन 15, आपने जंगल में अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता के वरिष्ठ छात्रों का शिकार किया और उनका पीछा किया, और रात में आप अपने क्रिस्टल कार्ड पर 200 अग्नि ऊर्जाओं को देखकर मुस्कुराए। दिन 16, आप अकेले वरिष्ठ छात्रों के एक समूह की तलाश करते हुए जंगल में भटकते हैं। दिन 17, आपके कार्ड पर अग्नि ऊर्जा 600 से अधिक तक पहुंच जाती है। दिन 18, आप ब्लैक व्हाइट ईविल स्टॉपर को हराते हैं जिसने आपका रास्ता रोक दिया है और उनकी अग्नि ऊर्जा ले लेते हैं। दिन 20, आपका नाम आंतरिक अकादमी में फैलता है, आप उदासीन हैं। दिन 23, एक डू आत्मा आपको भड़काने के लिए आए और आपकी अग्नि ऊर्जा लेने की कोशिश की, लेकिन आपने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। दिन 47, आप साधना करने के लिए ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में प्रवेश कर चुके हैं, और आपकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 10,000 जानवरों की ज्वाला के अपने कब्जे के कारण आपको ज्वाला जहर का कोई डर नहीं है, और आप अपनी साधना से बहुत खुश हैं। दिन 61, आप एक दिन के लिए अपने कीमिया कौशल का अभ्यास करते हैं और महसूस करते हैं कि गोलियों को परिष्कृत करने की आपकी क्षमता में सुधार हुआ है। दिन 62, आप अचानक एक अतिरिक्त डू तकनीक चाहते हैं। आप इसके बारे में सोचते हैं और ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ध्वनि तरंग प्रकार का हमला नहीं है। आप डू तकनीक हॉल में जाते हैं, आधे दिन की खोज करते हैं, और एक उच्च स्तर की जुबान क्लास डू तकनीक टाइगर लेपर्ड थंडर साउंड पाते हैं। आप इसे पाने के लिए अपनी अग्नि ऊर्जा का व्यापार करते हैं। दिन 120, आप गोलियों को परिष्कृत करने के आदी हैं। एक पूरा दिन बीत जाता है। दिन 130, आप एक चौथे स्तर की क्यूई रिटर्निंग पिल को परिष्कृत करते हैं। दिन 201, आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपका प्रतिद्वंद्वी जुबान क्लास हाई लेवल डू तकनीक लेईजीजी का उपयोग करके आपको एक हिट से हराने का अनुमान लगाता है। प्रतिद्वंद्वी आप पर हमला करता है, जिसे आप आसानी से रोक देते हैं। दिन 300, आप खेती करने के लिए ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में प्रवेश करते हैं, और आपके शरीर के अंदर एक आकारहीन लौ की गिरी हुई हॉट फ्लेम दिखाई देती है, जिसके माध्यम से आपका खेती का क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ता है, और टावर से बाहर निकलने से पहले आप गिरी हुई हॉट फ्लेम को सील करने वाले अग्नि गड्ढे से गुजरते हैं और एक अदृश्य अग्नि अजगर देखते हैं। आप जानते थे कि यह गिरी हुई हॉट फ्लेम की अग्नि आत्मा थी। जब आप अपने बेडरूम में लौटे, तो आपको मैग्मा अंडरवर्ल्ड में 2 गिरी हुई हॉट फ्लेम याद आई। आपको मैग्मा की गहराई में प्राचीन देवता टूशी की हवेली भी याद आई, जिसमें संसाधनों का खजाना है, जिसमें मूल की हुई युक्त डूडीटीएफ ब्रून की गोली और टूशी प्राचीन देवता की मूर्ति शामिल है। यदि आप डू गॉड बनना चाहते हैं, तो मूल की हुई आवश्यक है। आपको लगता है कि ये दुनिया कठिन है। आप पूरी रात कड़ी मेहनत करते हैं। दिन 365, आज इन अकेडमी चयन के लिए अग्नि ऊर्जा शिकार प्रतियोगिता का अंत है, और आपके पास खाली समय है, इसलिए आप थोड़ी देर के लिए प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करते हैं। निश्चित रूप से, जैसा कि आपने भविष्यवाणी की थी, आप अपने रिश्तेदार से मिलते हैं। दिन 466, आप एक चौथी स्तरीय गोली, बैंगनी हृदय बाधा तोड़ने वाली गोली बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कुछ बैंगनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं हैं, और आप उन्हें बदलने के लिए जड़ी बूटी की दुकान पर जाते हैं। यहाँ आप बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक लड़की से मिलते हैं, और आपको लगता है कि वह बहुत मजबूत है। दिन 500, आप जड़ी बूटी के गोदाम में फिर से बैंगनी रंग की लड़की से मिलते हैं। ये तीसरी बार है जब आप जड़ी बूटी के गोदाम में उससे मिलते हैं। आप उसे कच्ची जड़ी बूटियां खाते हुए देखते हैं, और आप उसके लिए गोलियां बनाने की कीमत पर उसकी दोस्ती हासिल करते हैं। दिन 1470, आप 5वीं श्रेणी की गोली पवन को परिष्कृत करना समाप्त करते हैं। आत्मा की गोली, आपका कबीले का साथी जियाओ शान आपके दरवाजे पर आता है और कहता है कि कबीले से खबर आई है कि कबीले के मुखिया के तीसरे बेटे जियाओ यान ने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपना डू क्यूई खो दिया है। कबीले के मुखिया ने आपको कुछ सोचने के लिए कहा है। आप जानते थे कि इसका कारण क्या था, लेकिन आपको लगा कि डू वेनेरेट आत्मा के मामलों में दखल न देना सबसे अच्छा है। लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आप जियाओ शान को चौथी श्रेणी की गोली का नुस्खा देते हैं और उससे जियाओ झान से कहने के लिए कहते हैं कि वह इसका इस्तेमाल जियामा साम्राज्य के भीतर एक कीमियागर को खोजने के लिए भुगतान के रूप में करे ताकि उसके बेटे की बीमारी में मदद मिल सके। दिन 1825, आप जियामा अकादमी से सफलतापूर्वक स्नातक होते हैं। दिन 2019, आप एक बड़े पहाड़ से गुजरे हैं।
दिन 2021, आप एक प्राचीन गुफा की खोज करते हैं और इसमें आपको दो 7वीं श्रेणी की गोलियां, जीवन भक्षण गोली, साथ ही जीवन भक्षण गोली के लिए गोली का नुस्खा मिलता है। दिन 2565, आप जियामा साम्राज्य से गुजर रहे हैं। दिन 2566, आप वुटेन शहर में जियो परिवार के पास लौटते हैं। आपके कबीले के सदस्य आपकी वापसी को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उस शाम जियो परिवार कबीले के मुखिया और बुजुर्ग आपके लिए एक स्वागत भोज तैयार करते हैं। रात के खाने के बाद कबीले के मुखिया आपके पास निजी तौर पर आते हैं और आपसे अपने तीसरे बेटे की मदद करने के लिए कहते हैं, जो कि जैसा कि पता चलता है ठीक नहीं हुआ है। इस बारे में सोचने के बाद आप ऐसा करने के लिए सहमत हो गए। कबीले के मुखिया अपने बेटे को आपके पास लाते हैं और आप अपनी आत्मा की शक्तियों का उपयोग करते हैं और वास्तव में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। हालांकि आपको इसकी उम्मीद थी, फिर भी आप आश्चर्यचकित थे और मन ही मन आह भर रहे थे कि सेंट्रल प्लेन्स का नंबर 1 कीमियागर वास्तव में असाधारण है। अंत में अपनी चिंताओं के कारण आप कबीले के मुखिया के बेटे को ठीक करने में असफल रहे। दिन 2767, जब आप जियो परिवार में वापस आए तो आपने खबर सुनी कि कबीले के मुखिया के बेटे ने अपनी प्रतिभा वापस पा ली है। आपने इसकी उम्मीद की थी और इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय आप छठी स्तरीय गोली, जोंक ब्रेकिंग पिल के लिए नुस्खा का अध्ययन करते हैं। दिन 2999, आप जियानान अकादमी में वापस आते हैं और नालन परिवार से प्राप्त 7 ब्रह्महरि आत्मा लार को अपने गुरु एल्डहो को सौंपते हैं। दिन 3650, समय की गिनती करते हुए 3 साल की नियुक्ति निकट आ रही है। हालांकि आपने पहले ही जियामा साम्राज्य में अपना नाम प्रसिद्ध कर दिया है, लेकिन विवेक के चलते जब आप दूर हैं तो जियो परिवार को नष्ट होने से बचाने के लिए आप 4 डू सम्राटों और 12 डू राजाओं को 1 महीने के लिए जियो परिवार में रहने के लिए आमंत्रित करते हैं, जबकि आप जियो परिवार के लिए 3 डू राजाओं को बनाने के लिए 3 जीवन भक्षण गोली का उपयोग करते हैं। सिमुलेशन का अंत। प्रतिभा आइटम का चयन। वर्तमान में उपलब्ध जीवन भक्षण गोली की रेसिपी, डूडीटी ब्रून गोली, मूल क्यूई। कृपया एक का चयन करें। अध्याय 59, चयन का अंत। क्या सिस्टम क्रैश हो गया है? जियाओ मिंग ने अपने गाल को खरोंचा, अपने चेहरे पर मुस्कान को आने से नहीं रोक पाया। चलो इस बारे में बात नहीं करते कि क्या ये सभी आइटम कुछ ऐसे थे जिनका वह उपयोग कर सकता था। वैसे भी इस बार लाइफ सिम्युलेटर द्वारा निकाले गए हर आइटम बहुत उच्च श्रेणी के थे। सबसे खराब रेसिपी ऑफ लाइफ डिवोरिंग पिल थी, जो 7वें स्तर की थी। हालांकि जियाओ मिंग के पास पहले से ही लाइफ रिटर्निंग पिल थी। हालांकि उसके पास पिल रेसिपी नहीं थी। अगर उसके पास ये रेसिपी होती तो वह भविष्य में बड़ी मात्रा में डुकिंग पावरहाउस बना सकता था। बेशक इस मौजूदा परिदृश्य में वह इतना भोला नहीं होगा कि रेसिपी ऑफ लाइफ डिवोरिंग पिल को चुन ले। इसके बजाय उसने बस इस विकल्प को अनदेखा कर दिया और पहले 2 अन्य विकल्पों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, डूडीटी ब्रून की गोली और ओरिजिन क्यूई। अगर मैं डूडीटी ब्रून गोली चुनता तो मैं तो दूर की बात 9 सितारा डू संत गुयुआन को भी काफी परेशानी होती अगर वह आता। हालांकि मैं अभी ओरिजिन क्यूई का उपयोग नहीं कर सकता। अगर मैं इसे चुनता हूं तो मैं भविष्य में खुद को बहुत परेशानी से बचा सकता हूं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में डू वेनेरेट दुर्लभ हैं और जो लोग ओरिजिन क्यूई जानते हैं वे केवल डू क्यूई महाद्वीप के शीर्ष पर हैं, इसलिए इस समय डरने की कोई बात नहीं है। सिम्युलेटर, मैं ओरिजिन क्यूई चुनने जा रहा हूँ। जियाओ मिंग द्वारा अपनी पसंद करने के बाद उसके सामने शानदार रंगों से भरी एक ऊर्जा रेखा दिखाई दी। जियाओ मिंग, जिसने इसके लिए तैयारी की थी, उसकी आत्मा शक्ति और डूकी हुई ऊर्जा उन्मत्त रूप से बाहर निकल रही थी, इसे अपने हाथ में पकड़े हुए जैद की शीशी में डालने की तैयारी कर रही थी, जो कुछ हद तक उस जैद की बोतल के समान थी जिसे उसने उस समय ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर में सील कर रखा था। सौभाग्य से, हालांकि मूल क्यूई डू भगवान को तोड़ने के लिए एक आवश्यक पदार्थ था, लेकिन इसका सार केवल डू क्यूई के समान एक प्रकार की ऊर्जा थी। इसकी अपनी कोई चेतना नहीं थी, न ही ये लोगों पर हमला करता था। इसलिए जियाओ मिंग ने आसानी से इस मूल क्यूई को जैद जार में रख दिया। जार में सीलिंग गुण थे जो ऊर्जा को भागने से रोक सकते थे और इसे दूसरों की जांच करने से अलग कर सकते थे। इसके अलावा अगर इसे हर समय स्टोरेज रिंग में रखा जाता तो सामान्य समय में समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती। आखिरकार, हालांकि एक मध्यवर्ती भंडारण रिंग उच्च स्तरीय भंडारण रिंग जितनी अच्छी नहीं होती, लेकिन सामग्री को निम्न स्तरीय भंडारण रिंग की तरह समझना उतना आसान नहीं होता। ये देखकर कि इस सीलिंग प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं हुआ था, जियाओ मिंग ने राहत की सांस ली।
फिर वह बहुत खुश मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसके लिए दुखी होना असंभव था। मूल क्यूई क्या थी? मूल क्यूई डू भगवान क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम था। ओरिजिन क्यूई के बिना, चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो या आपके पास कितनी भी संभावनाएं क्यों न हो, डू क्यूई महाद्वीप पर आपकी सीमा पहले से ही 9 सितारा डू संत पर मजबूती से बंद थी। टूशे प्राचीन देवता के बाद वे 9 सितारा डू संत इसके उदाहरण थे। यदि ओरिजिन क्यूई की कमी न होती, तो अद्भुत प्रतिभाएं डू भगवान के दायरे को तोड़कर महान हजार दुनिया में जाने में सक्षम होती, बजाय इसके कि वे घर पर दुख में बैठे रहें और मरने का इंतजार करें। हालांकि एक डू संत का जीवन लंबा होता है, लेकिन एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। ओरिजिन क्यूई की कमी के कारण डू क्यूई महाद्वीप पर कितने 9 सितारा डू संत मर गए हैं। जियाओ परिवार के पूर्वज जियाओ जुआन ओरिजिन क्यूई की कमी के कारण डू भगवान तक पहुंचने में विफल रहे थे और एक गुप्त हमले में मारे गए थे। तो बेशक, अब जब वह ऐसा करने में सक्षम था, तो उसे ओरिजिन क्यूई को चुनना पड़ा। कौन जानता था कि उसे फिर से समान अवसर कब मिलेगा? यदि यह प्रकट नहीं होता, तो वह केवल दूसरों के साथ टूशे प्राचीन देव हवेली में जाकर डीटीएफ भ्रूण गोली या टूशे प्राचीन देव विरासत ले सकता था, यदि वह भविष्य में 9 सितारा डू संत तक पहुंचने में सक्षम था। इनमें से कोई भी चीज प्राप्त करना आसान नहीं था। भले ही उसने डीटीएफ भ्रूण गोली ले ली हो, लेकिन इसे तैयार उत्पाद में बदलना आसान नहीं होगा, जबकि टूशे प्राचीन देव की विरासत प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। मूल कार्य में जियोयान लगभग मर गया था। केवल मूल क्यूई का उपयोग करना सुरक्षित था। मूल क्यूई के साथ जियोमिंग 9 सितारा डू संत के शिखर पर पहुंचते ही बिना किसी बाधा के डू भगवान बन सकता था। बस इसके बारे में सोचकर उसे बहुत अच्छा लगा। मुस्कुराते हुए उसने कुछ देर तक जार को देखा। जियाओ मिंग ने मन ही मन सोचा, मुझे उच्च स्तरीय स्टोरेज रिंग खरीदने का कोई तरीका सोचना चाहिए। उच्च स्तरीय स्टोरेज रिंग आत्मा की छाप स्थापित कर सकती है, ऐसा कार्य जो जांच को दूसरों से अलग करता है। जब तक कि मैं मर न जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसकी जांच कर सके, लेकिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्टोरेज रिंग अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं, इसलिए मुझे डर है कि इसे खरीदना इतना आसान नहीं है। ब्लैक कॉर्न क्षेत्र की नीलामी में भी यह अभी भी दुर्लभ है। यदि यह संभव नहीं है, तो हान फैन के पास जो शांत सागर स्टोरेज रिंग है वह भी खराब नहीं है। मैं उसके बारे में भी चिंता नहीं करने वाला था, लेकिन अब स्टोरेज रिंग की खातिर मैं याओ लाओ को बदला लेने में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वह आदमी एक दुष्ट आदमी है जो अपने मालिक को धोखा देता है। वैसे भी बेशक, अगर मुझे भविष्य के सिमुलेशन में उच्च स्तरीय स्टोरेज रिंग मिल जाती है, तो मुझे इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे जल्द ही सिमुलेट कर पाऊंगा। इसके बारे में सोचने के बाद आखिरकार जियाओ मिंग ने जैक की शीशी उठाए और उसे अपने फायर रेट स्टोरेज रिंग में डाल दिया। फिर वह अपने बिस्तर की ओर चल पड़ा। डॉट 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 सुबह जियाओ मिंग, जो पूरी रात सोया नहीं था, बहुत खुश होकर उठा। फिर खुशमिजाज मूड में वह उस अखाड़े की ओर चल पड़ा जहां इन एकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से जियाओ शान से हुई। जियाओ मिंग के साथ चल रहे जियाओ शान ने भी स्पष्ट रूप से देखा कि जियाओ मिंग आज अच्छे मूड में था। अखाड़े में भी जियाओ मिंग मुस्कुरा रहा था। जियाओ मिंग को मुस्कुराते हुए और अपने प्रतिद्वंद्वी को मुक्का मारकर अखाड़े से बाहर निकलते हुए देखकर आश्चर्य से चिल्लाने लगा और फिर अपनी सीट पर वापस आ गया। हुजिया, जो अपनी सीट पर जियाओ मिंग का इंतजार कर रही थी, थोड़ी अधीर थी और उसने उसके दिल में संदेह को पूछने का मौका लिया। जियाओ मिंग, क्या तुम इतनी खुश हो क्योंकि तुम्हें आज कुछ अच्छा मिला? उसे यह पूछते हुए सुनकर जियाओ मिंग को लगा कि वह कुछ ज्यादा ही स्पष्ट व्यवहार कर रहा है। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और फिर कहा, नहीं, ये सिर्फ इसलिए है कि मैंने कुछ खुशी के बारे में सोचा था। तुम? हुजिया गुस्से में थी, सोच रही थी कि जियाओ मिंग वाकई बहुत बड़ी झूठी है। भले ही वह उसे बताना न चाहे, लेकिन वह कोई और विश्वसनीय कारण ढूंढ सकता था। दरअसल जियाओ मिंग उससे झूठ नहीं बोल रहा था। उसने कुछ खुशी के बारे में सोचा था, उसने बस ये नहीं बताया कि वह क्या है। हुजिया की नाखुश सूरत देखकर जियाओ मिंग ने पलकें झपकाईं और आखिरकार धीरे से कहा, कल मेरी गोली शोधन तकनीक में सुधार हुआ। ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि जियाओ मिंग को झूठ बोलना पसंद नहीं था, लेकिन झूठ बोलने पर भी उसका चेहरा नहीं बदलता था। जियाओ मिंग के गंभीर हाव भाव देखकर हुजिया ने भोलेपन से उस पर विश्वास कर लिया। क्या बकवास है, और यहाँ मुझे लगा कि तुम्हें कुछ मनोरंजक लगा। तुम हर दिन मौज मस्ती करने के बारे में क्यों सोचते हो?
क्या तुमने कल ही नहीं कहा था कि तुम इन अकेडमी जा रहे हो और मुझे वहां तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा था? जियाओ मिंग ने अवाक होकर अपना माथा पकड़ लिया। हु जिया वास्तव में एक बच्चा था। बच्चों को स्वभाव से ही खेलना पसंद होता है। ये किसी भी दुनिया में एक जैसा ही होता है। जैसे जैसे जियाओ मिंग और हु जिया बात करते रहे, बीच की सीट पर हुगान जियाओ मिंग और हु जिया के बीच बातचीत देख रहा था, और जितना अधिक वह देख रहा था उतना ही वह जियाओ मिंग से संतुष्ट महसूस कर रहा था। वह जियाओ मिंग के अपने पोते दामाद या अपने शिष्य बनने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसका अपना शिष्य तो सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन उसका पोता दामाद। फिर मुस्कुराते हुए उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया और अपने बगल में बैठे एल्डहुओ से कहा, देखो, जियाओ मिंग और हुजिया कितने खुश होकर बातें कर रहे हैं। एल्डहुओ ने उसे संदेह से देखा, क्या वे हमेशा ऐसे ही नहीं होते? तुम क्या कहना चाह रहे हो? असल में मुझे लगता है, चूंकि हुजिया को जियाओ मिंग लड़का बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि हम बचपन से ही शादी की व्यवस्था कर सकते हैं। हु गान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पता चला कि यह वह विचार था जिसे लागू किया गया था। इस तरह की अरेंज मैरिज रुकी महाद्वीप में असामान्य नहीं थी, चाहे वह दो परिवारों के बुजुर्गों के बीच दोस्ती हो, सेनाओं के बीच शादी हो, या बस कुछ लोग अपनी स्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हों। संक्षेप में, इस तरह का बाल विवाह बहुत बार दिखाई देता है। हालांकि इनमें से अधिकांश विवाहों में दोनों पक्षों की राय नहीं पूछी जाती है, इसलिए कभी कभी हमेशा कुछ अप्रियता होती है। वैसे भी, चूंकि इस तरह की अरेंज मैरिज बहुत आम थी, एल्डहुआ हुगान के विचार से हैरान नहीं थे। हालांकि वह सहमत नहीं था, बल्कि उसने अपना सिर घुमाया और कहा, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि जियाओ मिंग के मन में हु जिया के बारे में इस तरह के विचार नहीं हैं। बूढ़े हु, क्या तुम भूल गए हो कि वह कितने साल का है? ओह, क्या ये भावनाएं ऐसी नहीं हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि जियाओ मिंग हु जिया के लिए कोई नापसंदगी महसूस कर रहा है। मेरा ये प्रशिक्षु बचपन से ही बहुत जिद्दी रहा है। अरेंज मैरिज जैसी कोई बात तो दूर, वैसे भी मैं ये निर्णय नहीं ले सकता। अगर तुम चाहते हो कि उनकी सगाई हो जाए, तो तुम खुद जाकर उससे इस बारे में बात कर सकते हो। बड़े हु ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने बस हल्के से कहा। उसे यह कहते हुए सुनकर हुगन खो गया। जैसा कि बड़े हु ने कहा था, जियाओ मिंग बहुत छोटा था, और हालांकि वह साधारण रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन वह ये नहीं समझ पाएगा कि सगाई का क्या मतलब होता है, इसलिए उसे इस बारे में बात करने का क्या फायदा था। एक आह भरने के बाद हुगन ने अपने मन में चल रहे तुच्छ विचारों को त्याग दिया। डॉट 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 अगले कुछ दिनों तक टूर्नामेंट सुचारू रूप से चला। इसके अलावा मुकाबला हमेशा आमने सामने मोड में था, 7 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के दायरे के साथ, और एक युद्ध शक्ति जो उसके दायरे से कहीं आगे निकल गई। जियाओ मिंग ने किसी के खिलाफ एक ही चाल में सभी लड़ाइयों को सुलझा लिया। जियाओ मिंग ने आखिरी प्रतिद्वंद्वी को सुलझा लिया। एक बूढ़ा जज खड़ा हुआ, चौक के चारों ओर देखा और फिर जोर से घोषणा की, यह इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता का अंत है, और एक भयंकर लड़ाई के बाद शीर्ष 5 का चयन किया गया है। अन्य 4 क्रमशः हैं यिन लू, बो पाओ, जय यून, जियांग यानशु। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, अखाड़े में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, और पूरा अखाड़ा हिल गया, क्योंकि ध्वनि तरंगे एक धार की तरह थीं। वरिष्ठ जियाओ मिंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उसने हमेशा एक ही चाल से सभी को हल कर दिया है। मुझे डर है कि दूसरों ने उसकी 10% ताकत भी नहीं लगाई है। केवल इतना ही नहीं, वरिष्ठ जियाओ मिंग अभी भी हर समय शांत दिखते हैं। उनके मुके भी बहुत संतुलित हैं। उनमें कम उम्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति का व्यवहार है। अगर वह बहुत छोटा नहीं होता, तो मैं ऐसा करता। हे। युवा होना अच्छा है। जियाओ मिंग, जियाओ मिंग। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस बार इन अकेडमी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता ने जियानान अकेडमी के कई लोगों को जियानान अकेडमी के पहले जीनियस के रूप में जाने जाने वाले जियाओ मिंग के बारे में गहराई से जानने का मौका दिया। जयकार करती भीड़ को देखते हुए, मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए जियाओ मिंग मैदान से बाहर चले गए। अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने जियाओ मिंग की छवि दूर तक फीकी पड़ गई। साल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता आखिरकार उनके बाहर होने के साथ ही समाप्त हो गई। अध्याय 60, पुस्तक संग्रह हॉल में प्रवेश। इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता के बाद के कुछ दिनों में कभी कभार लोगों को जियाओ मिंग के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता था। जियानान अकादमी के बाकी लोग पहले से अलग नहीं थे। जियाओ मिंग ने इन कुछ दिनों में साधना करने में जल्दबाजी नहीं की,
एक महीने में कई स्तरों को कूदने के बाद अगर वह कड़ी मेहनत करता तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते। इसलिए समय समय पर हु जिया और जियाओशान के साथ बातचीत करने के अलावा वह कुछ गोली के नुस्खे सीख रहा था। जियाओ मिंग के जियानान अकादमी में प्रवेश करने के बाद से ये दिन सबसे शांत भी थे। अपने कमरे के बाहर छोटे से आंगन में जियाओ मिंग एक आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में किताब जैसी कोई चीज थी और वह उसे झूमते हुए देख रहा था। इन कुछ दिनों के अवकाश के बारे में सोचते हुए जियाओ मिंग को लगा कि उसका प्रदर्शन थोड़ा गिर गया है। ये कुछ दिन कुछ गोली के नुस्खे सीखने तक ही सीमित थे, ठीक उसके गुरु एल्डहुओ की सामान्य शैली की तरह, और उसे जल्दी सेवानिवृत्ति का जीवन जीने का एहसास हो रहा था। लेकिन उसे बुरा नहीं लगा, उसे बहुत खुशी हुई। जब जियाओ मिंग ये सब बकवास सोच रहा था, तभी एक चरमराहट की आवाज आए और उसका ध्यान आकर्षित किया। जियाओ मिंग का घर एक छोटा और शानदार अलग घर था। ये स्थान अकादमी के भीतर अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता था, जो उसका एस रैंक ट्रीटमेंट था। जियाओ मिंग इस घर से बहुत संतुष्ट था और उसने अपना स्थान नहीं बदला। बहुत कम लोग जानते थे कि जियाओ मिंग यहाँ रहता था, लेकिन बहुत कम लोग थे जो उसके पास आते थे। वह अनुमान भी लगा सकता था। इसलिए जब उसने आगंतुक को देखा तो जियाओ मिंग आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने बस बहुत ही सामान्य तरीके से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, हुजिया? दरवाजा खोलते हुए हुजिया आलसी जियाओ मिंग के पास गया, उसकी सुस्त अभिव्यक्ति को देखा और बिना किसी अच्छे हास्य के कहा, आलसी मत बनो, मेरे दादाजी ने मुझे तुम्हें अपने घर ले जाने और फिर पुस्तक संग्रह हॉल में जाने के लिए कहा था। क्या आखिरकार समय आ गया है? हुजिया के शब्दों ने जियाओ मिंग को धीरे से खड़ा कर दिया। अकादमी के नियमों के अनुसार इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता के खत्म होने के कुछ दिनों बाद शीर्ष 50 छात्रों को इन अकादमी में प्रवेश के लिए तैयारी शुरू करनी थी। जियाओ मिंग की तरह शीर्ष 5 को इन कुछ दिनों के दौरान अकादमी के पुस्तक संग्रह हॉल में प्रवेश करने के लिए एक स्वतंत्र क्षण चुनने की अनुमति थी, और पुरस्कार के रूप में उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा करने और उसमें से अपना कुछ चुनने का अधिकार था। जियाओ मिंग कई दिनों से घर पर खबर का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि पुस्तक संग्रह हॉल कहीं नहीं जा रहा था। आशा है कि मैं इस बार फ्लाइंग डू तकनीक पा सकूं, जियाओ मिंग ने खड़े होते हुए खुद से सोचा। फिर अपनी पीठ को फैलाया, अपने हाथ में जो किताब थी उसे अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रखा और फिर हुजिया से कहा, चलो आगे बढ़ो। डॉट 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 विशाल और उज्ज्वल कमरे में किताबों की अलमारियां तिरछी और टेढ़ी मेढ़ी थीं, और अलमारियां सभी प्रकार की पुरानी किताबों से भरी हुई थी, जो एक असाधारण किताबी माहौल में लग रही थी। और इस समय इस कमरे के केंद्र में 4 लोग चुपचाप खड़े थे। उनके सामने टेबल के पीछे सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपने हाथों में जानकारी पलट रहा था। पूरा कमरा एक शांत माहौल में था। कमरे में खड़े 4 लोग 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, और अगर कोई ध्यान से देखता तो पाता कि वे दूसरे छात्र थे जिन्होंने जियाओ मिंग के साथ शीर्ष 5 में प्रवेश किया था। चारों छात्रों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ कुछ समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी अधीरता नहीं थी। इस तथ्य के अलावा कि उनके सामने एक उप प्रधानाध्यापक था, इसका कारण ये था कि जिस व्यक्ति ने उन्हें इंतजार कराया था वह जियाओ मिंग था। जियानान अकादमी हमेशा से छात्रों को समाज की क्रूरता का एहसास कराने के लिए प्रतिबद्ध रही है, इसलिए स्कूल ने छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने से नहीं रोका, और समय के साथ एक संस्कृति विकसित हुई जहां सबसे मजबूत को विशेषाधिकार प्राप्त था। जियाओ मिंग की मुट्ठी उनकी मुट्ठी से बड़ी थी, इसलिए वह उन्हें इंतजार करवा सकता था। ये पहले से ही अच्छा था अगर जियाओ मिंग उन्हें और इंतजार करवाने में बहुत देर नहीं करता। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक दस्तक दस्तक। हुगान ने अपने हाथ में किताब रखी और बोला, अंदर आओ। कमरे का दरवाजा खोला गया और जो लोग सामने आए वे कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग और हुजिया थे। वे दोनों धीरे धीरे अंदर चले गए। उनकी नजरें विशाल कमरे में घूमी और आखिरकार टेबल के पीछे हुगान पर टिक गईं। हुजिया जल्दी से हुगान के पास चली गईं, जबकि जियाओ मिंग ने 2 कदम आगे बढ़ाए और अभिवादन में अपना शरीर झुकाया। ओह जियाओ मिंग, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। जियाओ मिंग को मुस्कुराते हुए देखते हुए हुगान की आंखें एक पल के लिए उसके चेहरे पर टिक गईं। आमतौर पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों में व्यस्त रहने वाले जियाओ मिंग के साथ इतने करीबी संपर्क में आए हुए कुछ महीने हो गए थे। अब जियाओ मिंग बहुत बदल गया था, और उसकी भौहों के बीच एक सख्त नजर थी, इसलिए उसने सोचा कि यह उसके ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में प्रशिक्षण, इस उम्र में अकेले ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में घूमने और फिर बिना किसी चोट के वापस आने में सक्षम होना,
ये कहा जा सकता है कि जियानान अकादमी में वह अपनी तरह का एकमात्र व्यक्ति था। आखिरकार ये स्वाभाविक रूप से बिना कहे ही स्पष्ट था कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र इतना अव्यवस्थित था कि बहुत से सामान्य लोग प्रवेश करने के बारे में 2 बार नहीं सोचेंगे, और हुगन को जियोमिंग की हिम्मत की प्रशंसा करनी पड़ी। काली स्याही की तरह गहरी उन आंखों को घूरने के काफी समय बाद उसकी बूढ़ी आंखों ने आखिरकार शांति के नीचे एक ज्वाला जैसी क्रोध और अस्थिरता का पता लगाया, जो एक साथ इकट्ठे हुए हजारों अग्निगुण वाले जादुई जानवरों की क्रूर हिंसा की तरह लग रहा था। उसके शरीर में डूक्यू ही सुचारू रूप से बह रहा है, लेकिन एक अतिरिक्त जादुई जानवर जैसा क्रोध है जो पहले नहीं था। क्या यह एक उच्च श्रेणी की जानवर की ज्वाला है जो उसे कहीं मिली है? जियाओ मिंग के शरीर पर अपनी नजर घुमाने के बाद हुगान आश्चर्यजनक रूप से दूसरे पक्ष के शरीर में डूक्यूई की प्रकृति को महसूस करने में सक्षम था। ऐसी रणनीति के साथ वह आउट जियानान अकादमी के उप प्रधानाध्यापक होने के योग्य था। लेकिन ऐसा प्रभाव पैदा करने में सक्षम होने के लिए मुझे डर है कि साधारण जादुई जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ओल्ड हो ने उल्लेख नहीं किया कि जियाओ मिंग के पास कोई अवसर था। अपने मन में इसे समझने में असमर्थ, हुगान ने जोर से नहीं पूछा। उसने बस अपने विचारों को अपने दिल में छिपा लिया, अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और मुस्कुराया। चूंकि आप सभी यहाँ हैं, तो मैं अब और झाड़ झंखाड़ नहीं करूंगा। आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य भी पता होना चाहिए। आप चयन के इस दौर में शीर्ष 5 हैं, और नियमों के अनुसार आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए पुस्तक संग्रह हॉल में प्रवेश करने के योग्य हैं। इसके साथ ही हुगन उसके पीछे की दीवार पर चला गया और लापरवाही से अपनी हथेली को 2 बार थपथपाया। एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई, और तुरंत ही जियाओ मिंग और अन्य लोगों के सामने एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। मेरे साथ आओ। 5 लोगों की ओर हाथ हिलाने के बाद हुगान ने आगे बढ़कर अंधेरे रास्ते में प्रवेश किया। उसके पीछे जियाओ मिंग था, जिसका चेहरा उत्सुक था, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चला गया। उसके पीछे बाकी 4 लोग भी थे। हालांकि हुजिया उसके बगल में थी, वह जानती थी कि कैसे व्यवहार करना है, और उसने उसका पीछा नहीं किया। गलियारे में प्रवेश करने के बाद जियाओ मिंग ने पाया कि दीवारों पर बड़े चमकीले पत्थर जड़े हुए थे। पीली रोशनी ने रास्ते को कुछ धुंधली रोशनी से रोशन कर दिया, लेकिन ये रोशनी जियाओ मिंग और अन्य लोगों के लिए पर्याप्त थी। कई लोगों ने हुगान का अनुसरण किया और बिना कोई आवाज किए चुपचाप भाग गए। लगभग आधे घंटे तक गलियारे के साथ साथ चलने के बाद गलियारे के अंत में कुछ रोशनी दिखाई दी, और जब उन्होंने रोशनी देखी तो गलियारे में मौजूद कुछ लोग अपनी गति बढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। आसमान से उतरती हुई चमकदार धूप ने जियाओ मिंग और अन्य लोगों को, जो लंबे समय से गलियारे से नीचे चल रहे थे, अपनी आंखें थोड़ी बंद करने पर मजबूर कर दिया। काफी समय बाद ही उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन उनके सामने जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर वे थोड़े हैरान हो गए। उनके सामने स्पष्ट रूप से एक छोटी सी घाटी थी, जहां एक खड़ी पहाड़ी उनके दृश्य के अंत तक ऊपर की ओर फैली हुई थी, और 3 चट्टानों के बीच में एक बहुत बड़ा खुला स्थान था। उस स्थान पर एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा प्राचीन हॉल खड़ा था। उसकी आंखें धीरे धीरे विशाल प्राचीन हॉल में घूमती रहीं, और अंत में हॉल के बाहर एक अत्यंत प्राचीन पट्टिका पर आकर रुकी, जिस पर वर्षों से मिट चुके 3 धुंधले अक्षर दिखाई दे रहे थे। पुस्तक संग्रह हॉल। यद्यपि प्राचीन सुलेख वर्षों से नष्ट हो चुका था, फिर भी जियाओ मिंग और अन्य लोग लेखन में निहित प्राचीन भाव से चकित थे। जियानान अकादमी के बाहरी अकादमी में रहस्यमय पुस्तक संग्रह हॉल से जैसी अपेक्षा थी, अकेले इस पट्टिका ने इसकी पहचान को चिन्हित किया। हुगान ने धीरे धीरे 5 लोगों को पुस्तक संग्रह हॉल में ले जाया, लेकिन जब वह 20 मीटर की दूरी तय करने वाला था, तो वह अचानक रुक गया और पुस्तक संग्रह हॉल की दिशा में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हमारे पास पहले से ही इस इन अकादमी योग्यता प्रतियोगिता में शीर्ष 5 हैं। नियमों के अनुसार मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ और बड़ों से दरवाजा खोलने के लिए कहता हूँ। डूक्यूई द्वारा उठाए गए हुगान के शब्द छोटी घाटी में लंबे समय तक लगातार गूंजते रहे। हुगान के शब्दों के गिरने के कुछ ही समय बाद पुस्तक संग्रह हॉल के प्रवेश द्वार पर 2 भूरे रंग के वस्त्र पहने आकृतियां बिना किसी पूर्व सूचना के बैठी दिखाई दी।